सबसे पहले जब किसी चीज की बात करते हैं तो देख लेते हैं नॉर्मल कितना होता है। अगर नॉर्मल की बात किया जाए प्लेटलेट 1.5 टू 4.5 लैक्स पर माइक्रो लीटर, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अब देख लीजिए अगर 1.5 से लेके 4.5 है तो हम एक कट ऑफ ले लेते हैं कि इससे कम होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, मतलब अब इवेलुएशन की जरूरत है। और 4.5 से ज्यादा होगा तो हम कह देते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस या थ्रोम्बोसाइथीमिया। जैसे अगर ब्लड ज्यादा होता है तो हम लोग कह देते हैं पॉलीसाइथीमिया, कम होता है तो एनीमिया। देखो ऐसे तो होता है एचबी अगर किसी की बॉडी में नॉर्मल है, ठीक है, अगर उससे कम हो गया तो हम लोग कह देते हैं एनीमिया है। अगर इससे ज्यादा हो गया ये तो हम लोग कह देते हैं पॉलीसाइथीमिया है ना। इसी टाइप से अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट कम ज्यादा हो जाए, पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, अगर कम हो गए तो आप लोग कह देते हो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मतलब लेस देन 1 लाख। ठीक है, इसका जो कट ऑफ डिफाइन किया गया है वन लेस देन 1 लाख पर माइक्रो लीटर। तो ये इतना आपका क्लियर हो गया, लेस देन 1 लाख। अगर प्लेटलेट्स आपके ज्यादा हो गए तो भी थ्रोम्बोसिस वगैरह के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर प्लेटलेट ज्यादा हो गए तो आप कह सकते हो थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोसाइथीमिया, जैसे पॉलीसाइथीमिया था, थ्रोम्बोसाइथीमिया। ठीक है, बहुत इजी है। ग्रेटर देन 4.5 लैक्स पर माइक्रोलीटर, ठीक है, या क्यूबिक मिलीमीटर। तो इतनी चीजें हम लोगों ने बेसिक के तौर पे देख लिया। यहाँ पे थ्रोम्बो थ्रोम्बो यूज कर रहे हैं, इसका मतलब प्लेटलेट को हम लोग जैसे ब्लड में आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, वैसे प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये देख लेते हैं प्लेटलेट बनते कैसे हैं और इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है या एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था, आपके प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स थे, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स थे। इससे हम लोगों ने कह दिया था एक आपका लिम्फोइड सीरीज चली गई थी, लिम्फोइड सीरीज, जिससे लिम्फोसाइट्स बन गए थे। दूसरे आपके माइलॉइड सीरीज थे, माइलॉइड सीरीज याद करिए, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे हमने कह दिया था मेनली 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दीजिए, होते तो 4 हैं। एक तरफ आपके प्लेटलेट्स बन गए थे, लेकिन प्लेटलेट के पहले इसका प्रिकर्सर बनेगा जिसको आप कहते हो मेगा कैरियोसाइट, क्योंकि बड़ी सी सेल होती है उसमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। इसके बाद यही टूट जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है इसी सेल का, फ्रेगमेंटेशन, और बन जाते हैं आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट बन गया, और यहाँ पे आपके रेटिकुलोसाइट होंगे, फिर आगे चल के आरबीसीज बन जाएंगे, मतलब इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एनीमिया वगैरह भी पढ़ना बचा है। इसके अलावा यहाँ पे आप डब्ल्यूबीसीज लिख लीजिए जो बच गए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे देखा गया है तो मेगा कैरियोसाइट आपके बोन मैरो में होते हैं, जो फ्रेगमेंटेशन जिनका होता है और उसके बाद वो प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो कुल मिला के आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेगा कैरियोसाइट से। लिख लेते हैं यहाँ पे मेगा कैरियोसाइट्स, कहाँ पे, बोन मैरो में। ये प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं का फ्रेगमेंटेशन होता है, सिंपली सेल्स टूट जाती हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर आगे चल के हमें प्लेटलेट्स मिलते हैं। प्लेटलेट्स मिलेंगे हमें पेरिफेरल ब्लड में, पेरिफेरल ब्लड में, है ना। और यहाँ पे ये देखा जाता है जो प्लेटलेट की एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो केवल 10 डेज होती है मैक्सिमम। तो लिख लेते हैं एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स is approximately 7 to 10 days, approximately 7 to 10 days।
ठीक है। अब देखिए जब आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न देते हैं किसी को, मान लीजिए कोई डेंगू का पेशेंट है, आपने कहा कि इसकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई हैं और उसे ब्लीडिंग हो रही है। ऐसे पेशेंट को आप क्या करेंगे? प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ करेंगे अगर ब्लीड हो रहा है तो। तो जो ट्रांसफ्यूज़्ड प्लेटलेट्स होते हैं, उनकी हाफ लाइफ और कम होती है, क्योंकि थोड़े दिन तो किसी की बॉडी में रह चुके हैं, है ना? फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट हुए होंगे, स्टोर हुए होंगे, फिर ट्रांसफ्यूज़ हुए होंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जब हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं तो इसका मतलब है वो जो प्लेटलेट चढ़ा रहे हैं वो 10 दिन तक बॉडी में नहीं टिकेंगे, ठीक है? अभी हम लोग देख लेते हैं जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट्स की बात की गई तो ये जो आपके नॉर्मल अमाउंट में होते हैं दैट इज 1.5 टू 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। तो अगर प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में कम हो जाएंगे, लेस देन 1 लाख हो जाएंगे तो आप लोग कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ग्रेटर देन 4.5 लाख हो गए तो आप लोग कह देते हो थ्रोम्बोसाइथीमिया या थ्रोम्बोसाइटोसिस। आगे चलते हैं। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। प्लूरीपोटेंट सेल से हम लोगों ने देख लिया था फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल कैसे होता है। यहाँ पे माइलॉइड सीरीज का पार्ट है ये प्लेटलेट, और यहाँ पे जो इसका प्रीकर्सर होता है जिससे ये बनते हैं दैट इज नोन एज मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट में ही फ्रेगमेंटेशन होता है और उससे छोटी छोटी सेल्स बन जाती हैं दैट इज प्लेटलेट। प्लेटलेट में कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है, नो न्यूक्लियस, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स हैं। इसी तरीके से मैच्योर आरबीसी में भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पैन होती है 100 टू 120 डेज, सॉरी आरबीसी की ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो एवरेज लाइफ स्पैन इतना हो गया और इतनी सारी डिटेल्स हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग देखिए पढ़ने जा रहे हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता है जितना भी यहाँ पे ब्लड वगैरह बना हुआ है सब कुछ आपके प्लूरीपोटेंट सेल से कहाँ से बने हैं? बोन मैरो से, है ना? तो बोन मैरो अगर मान लीजिए किसी का फेल हो जाएगा तो भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, या मान लीजिए बोन मैरो में कोई मैलिग्नेंसी हो गई, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड ऑल दैट, तो भी आपके ब्लड फॉर्मिंग सेल्स कम हो जाएंगे। बोन मैरो में फाइब्रोसिस हो गई, मतलब हीमोपोइटिक सेल्स के बजाय वहां पे फाइब्रोसिस हो गई, कनेक्टिव टिश्यू बढ़ गया। या मान लीजिए जैसे किसी की बॉडी में हमने कहा कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था रेटिकुलोसाइट है, यहाँ पे मैंने इरिथ्रोपोइटिन का जिक्र किया था, यहाँ पे जिक्र किया था थ्रोम्बोपोइटिन का। तो अगर स्टिमुलस कम मिल पाएगा इनको तो भी, जैसे मान लीजिए किसी को क्रॉनिक लीवर डिसीज है तो लीवर ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, सॉरी थ्रोम्बोपोइटिन। तो स्टिमुलस नहीं मिल पाएगा तो मेगाकैरियोसाइट से आगे प्लेटलेट नहीं बनेगा। या कभी कभी इम्यून रिएक्शंस होते हैं, और आपको ये भी पता है कि जो आपकी बॉडी में स्प्लीन होता है वो भी सेल्स की फेगोसाइटोसिस करता है, वियर एंड टियर जिस सेल्स का हो जाता है, या जो ओल्ड सेल्स हो जाती हैं, या अगर स्प्लीन बड़ी हो गई तो नॉर्मल सेल्स को अपनी एक्टिविटी बढ़ा के नॉर्मल सेल्स को भी किल कर सकती है। तो यहाँ पे अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट्स के बारे में जान गए हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, प्लेटलेट काउंट कितना हो जाए, लेस देन 1 लाख, ठीक है। तो अब हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट में हम लोग कॉजेज लिख लेते हैं और इनमें से जो इम्पोर्टेंट कॉजेज होते हैं होंगे उनको यहीं पे पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट कॉजेज लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट कॉजेज की जो बात हुई तो पहले हम लोग लिख लेते हैं डिक्रीज्ड प्रोडक्शन, ए डिक्रीज्ड प्रोडक्शन। डिक्रीज्ड प्रोडक्शन की अगर बात किया जाए तो मान लीजिए बोन मैरो फेलियर है, सबसे पहला यहाँ पे लिख लेते हैं बोन मैरो फेलियर। जो प्लूरीपोटेंट सेल्स थे वो या तो कम हो गए हैं या तो उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है। दूसरा, मैरो के अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, हीमोपोइटिक सेल्स की जगह कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा बढ़ गए हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे मैरो फाइब्रोसिस, ठीक है। मतलब हीमेटोपोइटिक सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय
फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू तो ब्लड प्रोडक्शन करेगा नहीं। एग्जाम्पल होता है माइलोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस। चलिए इसको, ये सब हम लोग पढ़ेंगे मैलिग्नेंसी में, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि मैरो इन्फिल्ट्रेशन, मैरो इन्फिल्ट्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं और का ट्यूमर हो या ब्लड का ट्यूमर हो, और क्योंकि ट्यूमर का मतलब है नियोप्लेजिया का मतलब है उन सेल्स में अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा हो, तो ऐसी सेल्स क्या करेंगी, बॉडी में हर जगह इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगी और वहां पे भी जाके डिवाइड करेंगी। तो अगर किसी को मैलिग्नेंसी होगा तो मैलिग्नेंट सेल्स आपके बोन मैरो को ऑक्युपाई कर लेंगे, और जो स्पेस था, जो मैरो आपके हिमेटोपोएटिक सेल्स के लिए था, वो बेचारे डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग कैंसर्स। कैंसर्स के अलावा हम लोग ब्लड कैंसर में ज्यादा इजी है मैरो तक पहुंचना, तो ल्यूकीमिया लिख लेते हैं, ल्यूकीमियाज। ल्यूकीमियाज वगैरह भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें WBCs के नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका विटामिन B12 और फॉलेट डिफिशियंसी लिख लीजिए। आपको पता है कि विटामिन B12 और फॉलेट आपके DNA और सेल डिवीजन में रोल अदा करते हैं, तो यहाँ पे विटामिन B12 और फॉलेट भी कम हो जाएगा तो भी होगा विटामिन B12 एंड फॉलेट डिफिशियंसी। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ऐसा क्यों होगा, बिकॉज दे टेक पार्ट इन DNA सिंथेसिस। DNA होगा तभी तो सेल डिवीजन होगा, DNA सिंथेसिस और उसके बाद सेल डिवीजन। तो नई सेल्स तो तभी बनेंगी जब सेल्स डिवाइड करेंगे, है ना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने डिक्रीज प्रोडक्शन में क्या क्या पढ़े हैं। मेनली आप हेडिंग को गौर कीजिएगा। बोन मैरो फेलियर हो गया, मतलब वहां पे सेल्स हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रही हैं, या हो सकता है सेल्स की भी डेथ हो गई हो। मैरो फाइब्रोसिस, हिमेटोपोएटिक सेल्स की जगह आपके फाइब्रस टिश्यू आ गए हैं, कंडीशन को बोलते हैं माइलोफाइब्रोसिस। इसके अलावा मैरो इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, कोई थर्ड सेल आके यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर गई है, ऑक्युपाई कर ली, जैसे कैंसर में मेटास्टेसिस होती है। ल्यूकीमिया है तो यहाँ पे ल्यूकीमिक सेल्स ज्यादा हो जाएंगे, हिमेटोपोएटिक सेल्स को डिस्प्लेस कर देंगे मैरो से। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है सेल डिवीजन के लिए दो आपके विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपके विटामिन B12 और फॉलेट। अगर विटामिन B12 और फॉलेट नहीं होंगे तो DNA का सिंथेसिस रुक जाएगा और सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल प्रोडक्शन भी कम होगा। इसके अलावा हम लोग अब लिख लेते हैं इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन, ये था डिक्रीज प्रोडक्शन। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन की बात किया जाए तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो आपके प्लेटलेट को ही डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी वजह से आपका उसके अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया हो और एंटीबॉडीज को ज्यादा अमाउंट में बना लिया हो, और इन वायरस या बैक्टीरिया से मिलती जुलती जो आपकी सेल्फ प्रोटीन्स हैं प्लेटलेट पे, उनको अटैक कर दें, ठीक है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुछ कंडीशंस, जैसे एग्जांपल जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक कंडीशन होगी ITP, है ना, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, लिख लीजिए, अभी इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। इम्यून या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, मतलब आपके प्लेटलेट कम हो जाएंगे, साइटोपेनिक परप्यूरा। परप्यूरा मैंने बताया था रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, अगर 3 मिलीमीटर से ज्यादा हो, 3 मिलीमीटर से कम हो तो पेटिकी है, 3 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो परप्यूरा है, और कंटिन्यूअस है तो इकाइमोसिस है, ठीक है, वो सब अभी देखेंगे डायग्राम के साथ। तो ITP, यहाँ पे कुछ आपकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके अलावा और आप लोग कुछ कॉजेज लिख लीजिए, जैसे आपका मान लीजिए कोई ड्रग ले रहा हो, ड्रग में पार्टिकुलरली हिपेरिन लेते हैं तो हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, या कोई मिथाइल डोपा ले रहा होगा BP के लिए, उससे भी हो सकता है। तो ड्रग्स लिख लेते हैं, एग्जाम्पल हिपेरिन। हिपेरिन
की वजह से हिट हो जाता है। हिट का मतलब हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नोन एज हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा आप अगर मिथाइल डोपा ले रहे होंगे तो भी कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं आपके प्लेटलेट्स के अगेंस्ट और वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। मिथाइल डोपा ये हाइपरटेंशन की ड्रग है, प्रेगनेंसी वगैरह में ये सेफ होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कंडीशंस देखी हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, मेनली ये कंडीशंस है। यहाँ पे सबसे पहला देख लिया है आईटीपी, जिसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही कॉमन कंडीशन है, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, इसमें प्लेटलेट का नंबर कम होगा और बीच बीच में बॉडी में परप्यूरा बनने लगेंगे, लेकिन इंसान सिक नहीं होगा, कोई बीमारी उसको अलग नहीं होगी, बस प्लेटलेट उसकी बॉडी में डिस्ट्रॉय होंगे इम्यून मैकेनिज्म से। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे हिपेरिन हो गया, वो हिट कॉज करती है, यू कॉल इट हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग है मिथाइल डोपा, जो कि हम लोग हाइपर टेंशन में यूज करते हैं, मोस्ट ऑफन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर किसी की स्प्लीन बहुत बड़ी हो गई तो भी दिक्कत हो सकती है। लिख लीजिए हाइपर स्प्लीनिज्म, हाइपर स्प्लीनिज्म। ठीक है, हाइपर एक्टिव स्प्लीन होगी तो आपके जो सारे ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगेगी, एनीमिया भी मिल सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिल सकता है। लिख लेते हैं हाइपर फंक्शनिंग स्प्लीन में स्टोर एंड डिस्ट्रॉय ब्लड सेल्स, चाहे यहाँ पे आपके थ्रोम्बोसाइट्स हों चाहे आपके इरिथ्रोसाइट्स हों। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वालिटेटिव आपके जो डिफेक्ट्स थे उनको पढ़ लिए हैं, जिसको हम लोगों ने कहा था प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स। एक बार यहाँ पे प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स का केवल नाम लिख लीजिए, प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से, जिसमें मेनली आईटीपी पढ़ेंगे, प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स, है ना, या कह सकते हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट। क्वालिटेटिव डिफेक्ट, यहाँ पे प्लेटलेट कम नहीं है लेकिन क्वालिटी वाइज वो ना एग्रीगेशन कर पा रहे हैं या हो सकता है एडेशन ना कर पा रहे हो। यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था वॉन विलिब्रान डिसीज, है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था वॉन विलिब्रान फैक्टर कम होता है और एब्सेंट होता है, तो प्लेटलेट एडहेशन नहीं हो पाएगा, प्लेटलेट एडहेशन इम्पेयर्ड, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीन थी, ग्लाइकोप्रोटीन 1A, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता था, बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम, है ना, ये दोनों एडहेशन में वर्क करते थे, प्लेटलेट एडहेशन टू एंडोथेलियम, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके अलावा एक और था ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता था, और इसको हम लोग बोल देते थे ग्लांजमैन थ्रोम्बस्थेनिया। यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन यहाँ पे अफेक्टेड था, है ना, क्योंकि हम लोग प्लेटलेट रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चाहे प्लेटलेट कम होगा या फंक्शन नहीं कर पा रहा होगा, हर कंडीशन में ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ होगा। तो ऐसे पेशेंट का भी अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो यहाँ पे भी ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ होगा। लिख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन जब कराएंगे तो यहाँ पे अपना ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग नहीं बन पा रहा है, ये ग्रेटर देन 8 मिनट्स होंगे। तो अगर प्लेटलेट की क्वालिटी कम सही है तो भी ब्लीडिंग होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अगर प्लेटलेट का नंबर भी कम हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।
फिर से लिख लेते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि प्लेटलेट आपके 1 लाख से कम है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो गए, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है ना, कि प्लेटलेट का नंबर ही कम है। नंबर कम होगा तो प्लग कैसे बनाएगा और आगे चल के क्लॉट कैसे बनेगा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज है, एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं आईटीपी। आईटीपी को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं यहाँ पे। आईटीपी का मतलब है इम्यून मैकेनिज्म से आपके प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसको लिख लीजिए इम्यून या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स कम हो गए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अभी हम लोग परप्यूरा वगैरह के फिर से डायग्राम देख लेंगे, एक बार वैसे हम लोग देख चुके हैं। तो आपको देखो, हम लोगों ने कई चीजें पढ़ी हैं जो प्लेटलेट के ऊपर होती हैं। प्लेटलेट बहुत मैकेनिज्म से कम हो सकते हैं, बॉडी में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ड्रग दे दिया है, स्प्लीन ज्यादा है तो भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि एक आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको आप कहते हो 2B/3A। तो यहाँ पे इस डिसीज में एंटीबॉडीज बन जाती हैं आपकी इन ग्लाइकोप्रोटीन्स के अगेंस्ट। तो अगर यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो इस ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट होंगी, तो आप देख पा रहे होगे जो लेवल है ग्लाइकोप्रोटीन 2B/3A का, ये कम हो जाएगा या इसको एंटीबॉडीज मास्क कर लेंगी, मतलब इसके ऊपर एंटीबॉडीज आ जाएंगी। आपको पता है ये किस चीज में हेल्प करता है? हेल्प्स इन प्लेटलेट एग्रीगेशन, है ना। एग्रीगेशन मतलब एक दूसरे से प्लेटलेट स्टिक करेंगे। अब देखिए, एक तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन है प्लेटलेट के ऊपर है। यहाँ पे एक प्लेटलेट बना लेते हैं, सपोज कर लीजिए आपका प्लेटलेट है, यहाँ पे ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन 2B/3A है। इसके ऊपर जब एंटीबॉडीज का अटैक होगा तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगा जिससे प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसकी वजह से प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो इसी को आप लोग कह देते हो इम्यून या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो जहां तक इस डिसीज की बात किया जाए तो सिंपली ये देखा गया है जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B/3A है उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी की वजह से एंटीबॉडीज बन गई हैं, और जो यहाँ पे डायरेक्टेड हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B/3A के अगेंस्ट। लिख लीजिए यहाँ पे एक लाइन डिफिनीशन के तौर पे। डेफिनेशन की बात किया जाए तो आईटीपी इज एन autoimmune disorder, autoimmune disorder due to presence of auto antibodies। देखिए, अपनी सेल के अगेंस्ट ही बॉडी एंटीबॉडी बना रही है तो ऑटो एंटीबॉडीज है, ऑटो एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट कौन सी है? ग्लाइकोप्रोटीन 2B/3A present on plasma membrane, present on platelet membrane। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर 2B/3A नहीं होता था, कम काम करता था, तो भी ब्लीडिंग होता था, तो हम लोग उसको कह देते थे प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर और ग्लैंजमैन थ्रोम्बोस्थेनिया कहते थे। यहाँ पे ये प्लेटलेट के ऊपर है और यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया, आपकी प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एक ऐसी डिसीज है जो ऑटो इम्यून डिसीज है, और यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो आपको आईजीजी एंटीबॉडीज बढ़ी हुई मिलती हैं। ठीक है, यही आपकी डायरेक्टेड अगेंस्ट
डायरेक्टेड अगेंस्ट आपका क्या हो गया, डायरेक्टेड अगेंस्ट 2B3A, 2B3A, ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है ना। और इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो प्लेटलेट काउंट क्या मिलेगा आपका, लो मिलेगा, प्लेटलेट काउंट लेस देन 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अब हम लोग कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पेटिकी, परप्यूरा एंड इकाइमोसिस। आइए दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये लिप्स का एरिया है, यहाँ पे छोटे बड़े आपके इस तरीके से दिख रहे हैं, रेडिस डिस्कलेशन या पेटिकी है, और बड़ा हो जाएगा, मतलब अगर 3 मिलीमीटर से ज्यादा हो गया तो ये परप्यूरा बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, लेस देन 3 मिलीमीटर है तो आप लोग बोल देते हैं पेटिकी। ठीक है, तो पेटिकी परप्यूरा में सिंपली आपका स्किन में रेडिश डिस्कलरेशन है। ये आप देख पा रहे हो, कुछ यहाँ छोटे डॉट हैं, कुछ बड़े डॉट हैं, कुछ परप्यूरा हैं, कुछ पेटिकी हैं। अगर 3 मिलीमीटर से ज्यादा बड़े हैं तो आप लोग कह देते हैं परप्यूरा है। पेटिकी परप्यूरा या इकाइमोसिस का मतलब है सिंपली स्किन में ब्लीडिंग हो गई है, स्किन के बाहर नहीं, ब्लड बाहर नहीं आया है, लेकिन स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में ब्लीड है। चलिए और देख लेते हैं, ये फीचर होता है आपका जब प्लेटलेट कम होते हैं। इसके अलावा ये देखो इकाइमोसिस है, जैसे मान लीजिए किसी को आपने पंच कर दिया तो भी ऐसी कंडीशन आती है। आइस के नीचे हेमेटोमा लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कंटिन्यूअस है, यहाँ डॉट डॉट नहीं है, इसको आप बोल देते हो इकाइमोसिस। और बड़ा हो गया कहने का मतलब है, और यहाँ पे देखा गया सब क्यूटेनियस ब्लीड भी प्रेजेंट होता है, मतलब केवल एपिडर्मिस डर्मिस नहीं, सब क्यूटेनियस टिश्यू में। तो ये सारी चीजें अगर हमें मिले और पेशेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब इल ना हो, तो अगर एक वेल लुकिंग इंसान में आपको पेटिकी परप्यूरा मिल रहे हैं, देखो डेंगू में भी मिल सकता है ना, थ्रोम्बोसाइटोकिनिया, तो ऐसे पेशेंट सिक होंगे, फीवर वगैरह लेके आएंगे, लेकिन अगर आपका आईटीपी है तो उसमें कोई सिकनेस नहीं होगी, पेशेंट बिल्कुल ठीक दिखेगा, बस उसकी बॉडी पे कुछ स्पॉट्स दिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, जो कि पेटिकी हो सकते हैं, परप्यूरा हो सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे अब क्लिनिकल फीचर्स लिख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में इंपॉर्टेंट चीज यही लिखनी है कि प्रेजेंस ऑफ पेटिकी परप्यूरा, सब आप लोगों ने देख लिया है, या इकाइमोसिस इन अ वेल लुकिंग पर्सन, मतलब वो इल नहीं है, वेल लुकिंग पर्सन, एकदम अलर्ट होगा, कोई फीवर नहीं होगा ऐसे पेशेंट को, कोई और सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्यों अचानक क्या होगा, बॉडी पे पेटिकी परप्यूरा होने लगेंगे। देखा ये जाता है कभी प्लेटलेट्स आपके डिस्ट्रक्शन से ज्यादा बनते हैं तो कम रहता है, कभी कभी डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लगता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काफी सीवियर हो जाता है, उसकी वजह से पेटिकी परप्यूरा बनने लगते हैं। अपने आप भी ठीक हो सकता है जब प्रोडक्शन आपका एक्सेलरेट कर जाए, या हो सकता है अगर ब्लीडिंग के चांसेस हैं, 10,000 से कम प्लेटलेट हो गए तो हमें अब प्लेटलेट चढ़ाना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल होंगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख लेते हैं इसका। ये बहुत ही कॉमन केस है, आप लोगों ने वार्ड में भी देखा होगा, यूजी पीजी सब लोगों ने। ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि यहाँ पे प्लेटलेट कम हो रहे हैं, और जो प्लेटलेट कम हो रहे हैं वो डिस्ट्रक्शन की वजह से कम हो रहे हैं, तो आप जितना चढ़ाओगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। यहाँ पे प्लेटलेट कम क्यों हो रहे हैं, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, ऐसा नहीं कि बन कम रहे हैं, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन जो कि इम्यून मीडिएटेड है, इम्यून मीडिएटेड, वो भी ऑटो इम्यून मीडिएटेड ड्यू टू इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन को रोकना है, ना कि प्लेटलेट चढ़ाना है। इसलिए प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत तब पड़ती है जब भाई इंसान ब्लीड करने लगे, मतलब इतना डिस्ट्रक्शन हो गया कि उसकी बॉडी में प्लेटलेट बचा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन लास्ट में लिखेंगे।
यहाँ पे क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लग रहा है आपको, तो ऐसी ड्रग देंगे जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को सप्रेस करे। इम्यूनिटी को सप्रेस करे मतलब जो इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहे हैं उनको कम कर दे, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटमेंट में सबसे पहले लिख लीजिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज्यादा दिया नहीं जाता। कोएक्स वगैरह इसको वैसे भी यूज करते हैं, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं वो ये है कि अगर किसी की इम्यूनिटी कम करने की जरूरत हो तब आप इसको दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके ड्रग ऑफ चॉइस हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देंगे ओरल डोज में 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ठीक है। अप टू 3 मंथ्स दे सकते हैं, अप टू 3 मंथ्स। बीच बीच में प्लेटलेट काउंट हम लोग कराते रहेंगे। इसके अलावा एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे कभी कभी पेशेंट बहुत सिक होता है तो हम लोग आईवी स्टेरॉइड भी उसको दे सकते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे आईवी भी दे सकते हैं अगर पेशेंट बहुत सिक है। तो आईवी हम लोग देते हैं सोल्यूमेड्रोल, या इसका जो रियल नेम है दैट इज मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है। स्टेरॉइड की बात किया जाए तो यहाँ हम लोगों ने नाम नहीं लिखा, स्टेरॉइड का नाम लिखा जाए तो प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन जो कि मार्केट में आपके वाइसोलोन या ओमना कॉर्टिल नाम से मिलेगी, वाइसोलोन या ओमना कॉर्टिल, ठीक है। ये 10 मिलीग्राम टेबलेट मिलती है, 20 मिलीग्राम मिलती है, 30 मिलीग्राम टेबलेट मिलती है। यूजली हम लोग अवॉइड करते हैं ग्रेटर देन 60 मिलीग्राम पर डे से देने। यहाँ पे लिख लीजिए मोस्टली हम लोग 60 मिलीग्राम पर डे देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। मतलब 30 मिलीग्राम बीडी। और जब 3 मंथ देते हैं तो आगे टेपर करके स्टॉप करते हैं। कभी भी कोई स्टेरॉइड अगर आपने 5 दिन से ज्यादा दिया है तो सडन स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ HPA एक्सिस का डिरेंजमेंट हुआ रहता है। अगर पेशेंट सिक है तो इसको पल्स थेरेपी देते हैं 5 डेज के लिए एट द रेट 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे। आईवी देंगे तो हम लोग मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। इसी को हम लोग कहते हैं सोल्यूमेड्रोल इंजेक्शन, सोल्यूमेड्रोल, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया जो ट्रीटमेंट में देंगे। स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को कम करते हैं, सप्रेस करते हैं, ठीक है। 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे से ओरल दोगे अप टू 3 मंथ्स, और उसके बाद भी देखते रहोगे प्लेटलेट का लेवल क्या है। लॉन्ग टाइम भी चला सकते हो क्लिनिकल इवेल्युएशन के बाद। पेशेंट ज्यादा सिक है तो हम 5 डेज के लिए उसको आईवी मिथाइल प्रेड देते हैं, फिर उसके बाद ओरल देने लगते हैं, वही आपका प्रेडनिसोलोन। आईवी देते हैं यूजुअली 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे से फॉर 5 डेज, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन सोल्यूमेड्रोल। आपने देखा था इसके अलावा सेकेंड ट्रीटमेंट की अगर बात किया जाए तो आप लोगों ने देखा था यहाँ पे आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जी बहुत ज्यादा बन गया है। तो यहाँ पे एक और ट्रीटमेंट होता है, अगर इससे आप नहीं ठीक कर पाए हैं तो आप यहाँ पे देंगे इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको आप लोग कहते हैं IVIG, ठीक है। ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है। तो यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे वो एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब ही एंटीबॉडी है। दिस इज एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी। आपने देखा था यहाँ पे IgG काफी ज्यादा बना था, तो जब IVIG दे दोगे आप तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कुल मिला के ये तो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीबॉडी। तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, यहाँ पे हम एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी देके उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो हम लोग IVIG दे सकते हैं, ठीक है। IVIG की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग इसको देते हैं एट द रेट 2 ग्राम पर केजी ओवर, 1 ग्राम का आता है ओवर 5 डेज, ठीक है। 5 दिन के अंदर इतना हम लोग इंट्रावेनस चढ़ा देते हैं, ठीक है, IVIG। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये जो 2 ग्राम है ऑल्टर 2 रेजिमेंट्स होती हैं आपकी, 2 रेजिमेंट ये होती है कि भाई हमने 1 ग्राम
पर केजी 1 दिन दे दिया, ठीक है, डे 1 कर देते हैं, डे 1, और फिर 1 ग्राम आपने पर केजी डे 2 दे दिया, तो ये 2 ग्राम हो गया आपका, है ना। सेकेंड रेजिमेन आपका ये होता है, फर्स्ट रेजिमेन। सेकेंड रेजिमेन आपका क्या होता है, सेकेंड रेजिमेन में 0.4 मिलीग्राम पर केजी पर डे, है ना, इसको 5 दिन दे दीजिए, है ना, तो ये भी आपका 2 ग्राम, सॉरी ये मिलीग्राम नहीं है, ग्राम है, ये आपका हो जाएगा 2 ग्राम ओवर 5 डेज, है ना, टोटल ये भी इतना हो गया। अब लास्ट चीज ये देख लेते हैं हम इसको प्लेटलेट कब चढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हेन टू ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट्स, सी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की बात किया जाए तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन तब कराएंगे जब प्लेटलेट काउंट आपका 10,000 से कम हो जाए, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज अप टू 10,000, ठीक है। अगर इससे कम हो गया तो आपको प्लेटलेट चढ़ाना है, या और प्लेटलेट काउंट 10,000 से ज्यादा है लेकिन 20,000 से कम है विद ब्लीडिंग, उसको ब्लीडिंग शुरू हो गया हो, तो ऐसे केसेस में आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। अदरवाइज प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन आप 30-40,000 प्लेटलेट पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्लेटलेट देंगे उसको भी जो आईजीजी है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो प्लेटलेट इन जनरल अवॉइड करना है अनलेस एंड अनटिल पेशेंट में ब्लीडिंग होने लगे या एट रिस्क हो ब्लीडिंग की